मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अर्थात भर्ती की कौन कौन सी रीतियाँ हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने भर्ती के बारे में बात करी थी कि भर्ती हम किसे कहते हैं। भर्ती से आशय है किसी भी सेवा के लिए मोस्ट सुटेबल एंड द केपेबल कॉम्पिटेंट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। सुटेबल, केपेबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। अब ये जो सिलेक्शन है उसके लिए कौन कौन सी रीतियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो हम सिलेक्शन करने के लिए अपनाते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो तरीके हैं वो दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अर्थात सेवा के अंदर से भर्ती, जिसे हम पदोन्नति कहते हैं, और सेवा के बाहर से भर्ती, जिसे हम सीधी भर्ती कहते हैं। अर्थात इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट वह है जो ऑलरेडी सेवा में है उनमें से चयन करना, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कहते हैं जिन्हें हम ओपन मार्केट से लेते हैं, जो सेवा में नहीं है। यदि हम इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। पहले हम इसकी अच्छाइयों पर बात करेंगे कि हम यदि सेवा के भीतर से अथवा पदोन्नति के द्वारा भर्ती करते हैं तो उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कर्मचारी पहले से ही सरकारी काम का अनुभव प्राप्त किए हुए होते हैं और यह पिछला अनुभव नए कर्तव्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करता है। क्योंकि वो सेवा में है और ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो यह अनुभव उन्हें अपने नए उत्तरदायित्वों को निभाने में, उन्हें पूरा करने में बहुत मदद करता है। दूसरा, भर्ती की यह रीति कर्मचारियों को उन्नति के प्रचुर अवसर प्रदान करती है। यदि किसी भी सेवा में फ्रॉम विद इन, उसी सेवा में से यदि पदोन्नति द्वारा वो उच्च पदों पर जाते हैं तो वह उनकी उन्नति का एक अवसर है, और यदि उन्नति के अवसर होते हैं तो सेवा में एक आकर्षण बना रहता है और व्यक्ति उस सेवा को अपनाता है और वह अधिक कुशलता के साथ कार्य करते हैं और उन्हें एक प्रेरणा बनी रहती है कि हम इस पद से उच्च पद की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए वह बहुत एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है तो वो सेवा भी एफिशिएंट बनी रहती है। निष्ठा तथा उत्साहपूर्ण सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में पदोन्नति की जो आशा होती है वह सेवा में कार्य संचालन के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए अमूल्य सिद्ध होती है। आपके मन में जो एक फीलिंग है कि हाँ मेरा प्रमोशन होगा, मैं उच्च पद पर जाऊंगा, तो वह आपके कार्य संचालन के स्तर को हमेशा ऊंचा बना के रखेगी। साथ ही साथ व्यक्ति में कार्य करने की जो स्किल है, कार्य करने की जो टैक्टिक्स है या कार्य करने की जो स्टाइल है, उसको हम एग्जामिनेशन के माध्यम से नहीं जज कर सकते हैं। जबकि हम विधिन से यदि व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि इस व्यक्ति की जो वर्किंग स्टाइल है वो किस प्रकार की है। कर्मचारी के पिछले कार्यों के लेखे जोखे के आधार पर उसको सुरक्षा के साथ साथ नया उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। परीक्षा पद्धति तथा सीधी भर्ती की अपेक्षा इस रीति के द्वारा उच्चतर पदों के लिए कुशल कर्मचारियों की प्राप्ति की अधिक संभावना होती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है, कौन सा व्यक्ति
अपनी संस्था के प्रति ईमानदार है, कौन सा व्यक्ति अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान है तथा उसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, सारे पैरामीटर्स को हम जज कर सकते हैं। चूंकि कर्मचारी पहले से ही ट्रेंड होता है, अतः बिना किसी हिचक के आप उसको नया उत्तरदायित्व तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। यदि इस पद्धति के कुछ मेरिट्स हैं तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सबसे बड़ी डिमेरिट इसकी ये है कि जो सिलेक्शन का जो एरिया है या सिलेक्शन का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड से मेरा आशय है कि आपको सिर्फ उसी में से चयन करना है जो ऑलरेडी सेवा में है, और कई बार ये लिमिटेड एरिया में से आप बहुत योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो अवेलेबल है आपको उन्हीं में से चयन करना है। दूसरा जो तरीका है भर्ती का वो है प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और यह रिक्रूटमेंट की सबसे पॉपुलर पद्धति है जिसमें हम ओपन मार्केट से, खुले बाजार से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयन करते हैं। और इस भर्ती की पद्धति के माध्यम से यह आशा की जाती है कि हम मोस्ट सूटेबल, केपेबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट का सिलेक्शन कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। पहला, यह लोक सेवा में प्रवेश के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करती, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसके ऊपर वाले सभी व्यक्ति उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। डेफिनेटली आप ओपन मार्केट से कर रहे हो तो जो सिलेक्शन का एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और आप बहुत ही केपेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यह विश्वविद्यालयों से सक्षम और योग्य लोगों को लोक सेवा की ओर आकर्षित करती है। यह सरकारी सेवा में नए विचारों, नए दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील समझ के नौजवानों को लाती है। यानी इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अपेक्षा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देयर इज ऑलवेज एन इंजेक्शन ऑफ न्यू ब्लड। New blood means the candidates coming with the new thoughts, new approaches and very progressive ideas are when selected in the job. There is new life in that service. यह लोक सेवाओं में ठहराव को रोकती है, बिकॉज नए विचारों के लोग आते हैं, प्रतिवर्ष नए लोगों का चयन होता है, तो सेवा में ठहराव जो है वो खत्म होता है और सेवाएं बहुत ही प्रोग्रेसिव बनी रहती हैं। तथा नौजवानों को शामिल करने से जो सेवा है वो भी टेम्पोरल बनी रहती है, अर्थात परिस्थितियों की मांग के अनुकूल बनी रहती है। हमें पता है कि प्रशासन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करता है और इस पर्यावरण में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। और जब नौजवान आते हैं, प्रतिवर्ष नए विचारों के व्यक्ति आते हैं, तो एक अडॉप्टेबिलिटी है इस एनवायरनमेंट के प्रति, वो भी बनी रहती है। तो प्रशासन काफ़ी कॉम्पिटेंट रहता है, अपने एनवायरनमेंट से आने वाले चैलेंजेस को बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है। जो इनपुट इन एनवायरनमेंट से मिलते हैं उन इनपुट्स को बेटर तरीके से आउटपुट में बदलता है। यह तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर्ती के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन क्षेत्रों में नवीन जानकारी की आवश्यकता होती है और नए व्यक्ति नवीन जानकारियों के साथ सेवा में प्रवेश करते हैं। यह पहले से सेवायोजित लोगों को भी प्रेरित करती है, क्योंकि यदि वो उच्च पद के लिए आना चाहते हैं तो वो सदैव अध्ययनरत रहते हैं, अर्थात अपने आप को नए एडवांसमेंट से, नए कार्य करने के तरीकों से, नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे अपने आप को अपडेट रखते हैं। यदि इसके काफ़ी मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी डिमेरिट्स हैं।
जिन लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भर्ती होती है उन्हें कार्य का अनुभव नहीं होता है, अर्थात नॉलेजेबल तो आ रहा है, कॉम्पिटेंट तो आ रहा है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं है। और ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ट्रेनिंग यदि हम आईएएस की ट्रेनिंग देखें तो बहुत लंबी है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग और फिर से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, लगभग 2 वर्ष का समय लगता है और काफी पैसा खर्च होता है। यह कर्मचारियों को, अर्थात उनमें जो पहल है, काम करने की जो क्षमता है, उनको कम करता है। बिकॉज नई भर्ती के माध्यम से नए उच्च पदों पर नए लोग आते हैं, तो जो पहले से सेवा में लोग हैं उनमें जो एक इनिशिएटिव है उसमें ज़रूर कमी आती है। नए आने वाले व्यक्तियों में और पहले से जो सेवा में लोग हैं उनके बीच में एक ईगो क्लैश है, वो सदैव बना रहता है। क्योंकि जो पहले से सेवा में लोग हैं वो उम्र में थोड़े बड़े हैं और जो उच्च पदों पर लोग आ रहे हैं वो उम्र में कम है। तो आपको कम उम्र का व्यक्ति जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को आदेश देता है तो बट नेचुरली एक ईगो क्लैश की जो प्रॉब्लम है वो आती है। यह उन कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जिनकी पदोन्नति नहीं होती और इससे सेवा में कुशलता के स्थान पर अकुशलता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले से सेवायोजित लोग अनेक कारणों से बाहरी लोगों के साथ खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार सेवा में प्रवेश करने के पश्चात वो उस माहौल में ढल जाते हैं जहां वो संगठन का कार्य करते हैं। अपने को अपडेट करने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता है और इस कारण से वे नए प्रत्याशियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ये कुछ इसकी कमियां हैं, लेकिन दोनों ही पद्धतियां, प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दोनों के ही कुछ फायदे और नुकसान हैं और भारत में इन दोनों ही पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में आप इस पर पढ़िएगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार व्यक्तियों को सेवा में ले सकते हैं। मेथड्स तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, लेकिन यदि परीक्षा होगी तो परीक्षा आपकी ओरल एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।